वहाँ क्या राज था। कहानी है ये। अमन नहा तो रात को ही लिया था, इसलिए अब नहाने का मन नहीं था। हवेली के रसोई घर में गया। वहाँ रसोइया अभी अभी बाजार से लौटा था। छोटा सा गांव था। हवेली से नीचे उतरकर तलाई में ही बाजार था। बाजार तो क्या, दो तीन परचून की दुकान थी। एक दो औरतों के साज सिंगार और कपड़ों की दुकान थी, और एक दुकान सब्जी की थी। बस जब हवेली की रसोई में कोई सामान कम हो जाता था तो वो वहीं से लाता था। अमन को देखकर वह रसोइया बोला, परदेसी बाबू, मैं इब्बे बाजार गयो था। वहाँ वो विष्णु मिल गया था। वो कह रहे था कि साहब जी ने कहा दीजो कि हरिहर काका रात को ही अपनी बेटी के यहाँ से आ गए थे। अच्छा हुआ चाचा आपने बता दिया, मैं अभी उनके पास ही जा रहा था। अगर आप ना मिलते तो वैसे ही मूड खराब हो जाता। अच्छा अब ये बताओ, मेरे लिए कुछ खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्यों नहीं साहब, ये परमेश्वर की रसोई है, यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता। फिर आप तो मेहमान हो यहाँ के। वैसे विनोद साहब कह गए थे कि एक थाली साहब के लिए अलग से रख देना, वो अभी उठे नहीं हैं। अच्छा चाचा, तो फिर फटाफट ले आओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अमन ने फटाफट नाश्ता किया और हवेली से निकलकर गांव की ओर चल पड़ा। अमन मंत्र मुग्ध सा चारों तरफ के माहौल को देख रहा था और सोच रहा था कि कितना सुंदर नजारा है। मन हटता ही नहीं उसे निहारने से। तो फिर ऐसा क्या हो गया इस जगह को जो ये इतनी खूबसूरत होते हुए भी वीरान पड़ी है। अमन के मन में कौतूहल चरम सीमा पर था कि देखो हरिहर काका क्या बताते हैं इस किले के विषय में। अमन चलता चलता गांव में पहुंच गया था। बस अब हरिहर काका का घर ढूंढना था, और वो भी कोई मुश्किल काम नहीं था। 40-50 घरों का गांव था। किसी राह चलते व्यक्ति से भी पूछ लेगा तो वो भी बता देगा। उसने उसी चाय वाले से हरिहर का मकान पूछा। साहब यहाँ से सीधा चले जाइए, वहाँ एक कुआं होगा जिसकी बगल में नीम का पेड़ लगा होगा। बस उसके साथ वाली गली से 2 गली छोड़कर तीसरी गली में
सबसे आखिरी का मकान हरिहर काका का ही है। बेचारे बड़े ही बूढ़े हैं, आँखों से कम दिखाई देता है। कोई आगे पीछे नहीं है, बस एक मुँह बोली बेटी बना रखी है। वो ही कुछ राशन पानी भेज देती है, जिससे कुछ घर का खर्च चल जाता है। धन्यवाद भाई। ये कहकर अमन चल पड़ा। 2 दिन में ही कुछ कुछ लोग अमन को पहचानने लगे थे। सभी उसको परदेसी बाबू कहते थे। अमन जब हरिहर के घर की ओर जा रहा था तो रास्ते में 2-3 आदमी भी मिल गए थे। उनमें से एक बोला, और परदेसी बाबू हरिहर काका से मिलने जा रहे हो क्या? हाँ भाई, उनसे जब तक मिलूंगा नहीं तो किले के विषय में पता कैसे चलेगा कि वहाँ ऐसा क्या राज छिपा हुआ है जो इतने रमणीय स्थल पर होने के बाद भी यह वीरान पड़ा है। बातचीत करते हुए वे लोग उस कुएं के पास आ गए। फिर उनमें से एक व्यक्ति बोला, साहब, वो तीसरी गली के आखिर में हरिहर काका का मकान है। हाँ भाई, मैंने चाय वाले से पूछ लिया था। अमन मन ही मन सोच रहा था कि ये गांव वाले कितने भोले होते हैं। एक के घर मेहमान आ जाए तो वो सारे गांव का मेहमान हो जाता है। अब ही देखो, ये दोनों लोग जा तो बाजार की ओर रहे थे, लेकिन मुझे देखकर कैसे ये मेरे साथ साथ यहाँ तक आ गए। अमन तीसरी गली में घुस गया। बड़ी ही सकरी गली थी। वह चलता हुआ गली के आखिरी छोर पर चला गया। उसने देखा, बड़ा ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में एक बड़ा ही पुराना सा मकान था। ऐसे लग रहा था जैसे सदियों से मकान में रहने वाले भले ही बदल जाएं, लेकिन ये यूं का यूं खड़ा था। जगह जगह पर सीलन की वजह से काई ने अपना डेरा जमा रखा था। एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी उस मकान से। तभी बाहर आंगन में कुछ आहट सी हुई। शायद कोई आंगन के एक कोने में आई धूप में चारपाई सरका रहा था। अमन ने देखा, एक 80-85 वर्ष का बूढ़ा आदमी, जिसकी पीठ बिल्कुल पेट तक झुक आई थी। झुर्रियों उस आदमी की उम्र की कहानी कह रही थी। झुर्रियाँ उस आदमी की उम्र की कहानी कह रही थी। वह चारपाई को धूप में सरकाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तभी अमन दौड़कर उसके पास गया और बोला, लाओ काका, मैं कर देता हूँ चारपाई को धूप में।
अरे रहने दो बाबू, मैं कर लिया गया। अरे रहने दो बाबू साहब, मैं कर लूँगा। धूप के कारण आँखों पर हाथ का छज्जा सा बनाकर उसने अमन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, थे वाही परदेसी बाबू हो ना, जे किले के काम वास्ते पधारे हो अठेसा। हाँ काका, मैं वही हूँ। हाँ, काल में जब गाम सु आयो था तो विष्णु मन ने बता रियो था कि परदेसी बाबू थे से मिलना चाहवे हैं। हाँ काका, बड़ी ही उलझन हो रही है। सरकारी काम है, रोक भी नहीं सकते, लेकिन उस किले में तो बहुत आल जंजाल है। थोड़ा बहुत मैं भी देख लेता हूँ ये सब चीजें। मुझे वहाँ बहुत ही नकारात्मक शक्तियों का आभास हुआ है। बस आपसे तो ये जानने आया हूँ कि ऐसा क्या हुआ था उस महल में जो सारा काला ही साबित हो गया। भंवरी किन्नर की आत्मा को वास है वठे, वा किसे ने बसन कोनी देवसा। बड़ी ही दुष्टा थी वा, उसने पूरा खानदान का खानदान ही उजाड़ दियो है। काका जरा खुलकर बताओ, ऐसा क्या हुआ था वहाँ जो पूरा साम्राज्य ही नष्ट हो गया। अमन की उत्सुकता अपनी चरम सीमा पर थी। तभी हरिहर काका जैसे सालों पीछे के समय में चले गए और माथे पर हाथ रख कर बोले, इब के बताऊं सा, बड़ी लंबी कहानी है। पर एक किन्नर होकर उसने जो काम करा, बड़ा ही शर्म का काम है। लोग बाग आपने घर में खुशी होवे जब उन लोगा ने बुलाया करे, पन वा तो कब्जा ही करके बैठ गई थी महल पे। काका, अब पहेलियां तो बुझाओ मत, जरा सही से बताओ क्या हुआ था राजा शमशेर सिंह के महल में। क्योंकि जब से नवलगढ़ आया हूँ इस भंवरी बाई के ही किस्से सुन रहा हूँ। एक किन्नर होकर भी उसने ऐसा क्या कर दिया कि महल उसके कब्जे में हो गया। अमन तो जैसे उतावला सा हो गया था। ये सब जानने के लिए हरिहर काका अमन से बोले, बेटा हमें ज्यादा तो कोनी बेरा कि वठ असल में के होयो थो, पन हमारे दादा परदादा के बाप लोगा उस टेम के थे, वो बताया करते। क्योंकि हमारे दादाओं का महल में आना जाना था। ना ना वे कोई मंत्री संतरी ना थे, हम जाति के कहार हैं बाबू साहब। वो लोग जो घरों में महलों में पानी भरते हैं, चूल्हे चौके या चौके का या नहाने धोने का, तो महल में वे लोग जाया करते थे। हालांकि हम छोटी जाति वालों को अपने कान और आंख बंद करके ही महल में काम करना पड़े था।
लेकिन हम भी हैं तो इंसान ही। महल में हो रही खुसुर फुसुर हमारे पूर्वजों के कानों में भी पड़ गई थी, और वो ही बात पीढ़ी दर पीढ़ी हमें पता चलती आ रही है। हमारा परिवार ही इस गांव का सबसे पुराना परिवार है, जिसकी 5वीं पीढ़ी तुम्हारे सामने बैठी है। ये कहकर हरिहर काका अपने बिना दांतों के मुंह को खोलकर ही करके हंसने लगे। अच्छा काका, इन बातों को इतना समय बीत गया, मुझे तो लगा था इस किले का इतिहास 200 साल पुराना है, लेकिन ये तो और भी पुराना है। अच्छा अब बताओ भी, उस महल में क्या हुआ था? अमन से अब अपनी उत्सुकता संभल नहीं रही थी। हरिहर काका आगे की कहानी बताने ही वाले थे कि तभी अमन के मोबाइल की घंटी घनघनाने लगी। अमन ने मोबाइल जेब से निकाला तो देखा विनोद का कॉल था। उसने सोचा कि मैं तो विनोद को बता कर आया था कि मैं हरिहर काका के यहाँ जा रहा हूँ, फिर ऐसा क्या जरूरी काम आ गया जो उसने फोन किया। मैं तो जो उसने फोन किया, मैं तो अभी साइट पर पहुँचने ही वाला था। उसने जैसे ही फोन उठाया, उधर से विनोद की घबराई हुई आवाज आई, सर आप कहाँ हो? जल्दी से साइट पर आ जाओ, यहाँ एक भयंकर हादसा हो गया है। अमन जैसे ही कुछ पूछता, उधर से विनोद का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अमन को घबराहट होने लगी। वह सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया इतनी सी देर में। मजदूरों को अभी अभी तो वो भेज कर आया था। मजदूरों को अभी अभी तो भेज कर वो आया था, और विनोद को रक्षा सूत्र भी देकर भेजा था। अमन ने जैसे ही हरिहर काका की ओर देखा तो उसने पाया वो मन ही मन बुदबुदा रहे थे, कर गई अपना काम। अमन झट से उठा और हरिहर काका को फिर से मिलने का वादा करके झटपट किले की ओर चल दिया। वह दौड़ता हुआ चला जा रहा था। आलम ये था कि जब वह किले पर पहुंचा तो वह हाँफ रहा था। जैसे ही वह वहां पहुंचा तो विनोद दौड़कर उसके पास आया और बोला, सर आप अंदर चलिए, देखिए क्या हो गया है। अमन दौड़कर किले में प्रवेश कर गया। उसने देखा 4 मजदूर औंधे मुंह राजा शमशेर सिंह के महल के आगे पड़े हैं, और उनके माथे से खून निकल रहा था। वे चारों के चारों बेहोश थे। अमन ने विनोद और दूसरे मजदूरों की सहायता से उन्हें सीधा किया और उनके नाक के पास अंगुली ले जाकर देखा, उनकी सांसें चल रही थी। एक मजदूर को फटाफट पानी लाने को बोला ताकि उन पर पानी के छींटे डालकर उनको होश में लाया जा सके। बेचारे 2 मजदूर टैंकर के पास पानी भरने गए तो देखकर हैरान रह गए कि टैंकर खाली पड़ा था। बस एक टैंकर में पानी था, जबकि पानी के टैंकर अभी भी उनके आगे पानी से लबालब भरकर गांव से आए थे। एक टैंकर में पानी बचे होने की पुष्टि होने पर
उनमें से एक ने नल खोलकर जैसे ही पानी बोतल में भरने की कोशिश की तो उसकी चीख निकल गई। ये क्या, टैंकर से पानी की जगह खून आ रहा था। पहले उन 4 मजदूरों का महल के दूसरे मंजिल से गिरना और अब टैंकर के पानी की जगह खून। वे दोनों जोर से चिल्लाने लगे। उनकी चीख सुनकर अमन दौड़ा आया और बोला, क्या बात हो गई ऐसी जो तुम ऐसे चिल्ला रहे हो? तुम तो पानी लेने गए थे ना? जी साहब, पानी तो लेने गए थे, लेकिन टैंकर में पानी की जगह खून बह रहा था नलों से। क्या बकवास कर रहे हो? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कहाँ है खून? जरा मैं भी देखूं तो। यह कहकर अमन पानी के टैंकर के पास गया और नल खोलकर देखा तो साफ पानी आ रहा था। उसने सोचा कि डर इंसान पर हावी हो जाता है तो उसे वो सब दिखाई देने लगता है जो कभी था ही नहीं। अमन मौके की नजाकत को देखते हुए वहां ज्यादा ना रुककर पानी की बोतल भरकर किले की ओर भागा और वहां जाकर उन मजदूरों के चेहरे पर पानी डालने लगा जिसे वो औंधे मुंह से सीधे मुंह करके आया था। पानी गिरने से उन मजदूरों ने आंखें खोल दी। इतनी ही देर में विनोद अपने बैग से फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। उनके जख्मों को साफ करके उनकी मरहम पट्टी की और उन्हें पानी पिलाया। अमन ने देखा सब मजदूरों के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा था, केवल उन 4 के हाथ पर नहीं था। तभी अमन ने चिल्लाते हुए कहा, विनोद, इनका रक्षा सूत्र कहाँ है? विनोद, जो इस समय बहुत घबराया हुआ था, वो दौड़कर अमन के पास आया और उसने देखा रक्षा सूत्र उनके हाथ पर नहीं बंधे हैं। तब वह बोला, सर, मैंने तो सभी को एक एक रक्षा सूत्र दिया था और कहा था कि इसे बांध लो, लेकिन पता नहीं इनकी रक्षा सूत्र कहाँ चले गए। अमन प्रश्न सूचक नजरों से उन मजदूरों की ओर देख रहा था जो इस समय थर थर कांप रहे थे। जब अमन ने देखा वो बहुत डरे हुए हैं तो वो उन 4 को किले से बाहर जहां टैंकर खड़े थे वहां ले आया। जब वो थोड़ा संभले तो उनमें से एक बोला, साहब, हम तो रक्षा सूत्र बांध कर ही काम पर लगे थे और हमने महल की दूसरी मंजिल पर काम शुरू भी कर दिया था। एक दीवार की मरम्मत लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन क्या तुम चुप क्यों हो गए? अमन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि रक्षा सूत्र बांधने के बाद भी उन लोगों के साथ ये हादसा हो गया। साहब, विनोद साहब ने हमें ये रक्षा सूत्र दिया था जिसे हमने अपनी कलाई पर बांध लिया था और हम महल के अंदर चले गए थे। वहाँ बहुत तेज बदबू आ रही थी। हमने सोचा कि हो सकता है सदियों से बंद पड़ा है ये महल, तो बदबू तो रहेगी ना। फिर मैं, रामू, सोनू और
कर्मा हम सब वहाँ पर लगे जाले झाड़ने लगे और साफ सफाई करने लगे। साहब हम साफ सफाई करते करते दूसरी मंजिल तक पहुँच गए। वहाँ जाकर हमें हैरानी हुई कि वो मंजिल नीचे की मंजिल से ज़्यादा साफ सुथरी थी। कर्मा बोला, भाई क्यों ना यहीं से काम शुरू करें। देखो वैसे भी यहाँ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ ठीक ही है। उसने चारों तरफ देखते हुए कहा। साहब हम काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में हमें भयंकर सर्दी का एहसास होने लगा। हमें लग रहा था जैसे हमें किसी ने बर्फीले कमरे में बंद कर दिया हो। तभी एक तेज दुर्गंध पूरे कमरे में फैल गई और एक बड़ी ही खूबसूरत औरत उस कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसे देखकर हम जैसे उसके बस में हो गए। तभी उसने हमें इशारे से रक्षा सूत्र का धागा उतारने को कहा। हम सभी जैसे चाबी के गुड्डे होते हैं ना, वैसे ही हम सब ने अपने रक्षा सूत्र अपने ही हाथों से उतार कर वहीं फेंक दिए। तभी उसने हमें सम्मोहित सा करके दूसरी मंजिल की खिड़की के पास जाने को कहा और वहां से कूद जाने का आदेश दिया। साहब हमें कुछ पता नहीं चला उसके बाद क्या हुआ। जब आँख खुली तो हमारे माथे में खून बह रहा था। यह कहकर वो मजदूर सहमा हुआ सा एक तरफ बैठ गया। अमन को अब पक्का विश्वास हो गया था कि महल में किसी डाकनी का पहरा है। वो कुछ भी नहीं होने देगी यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से उस वर्कर ने उस औरत का वर्णन किया था वो डाकिनियों के ही काम होते हैं। वे और लोगों को बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। एक भयंकर दुर्गंध ही उनकी पहचान होती है और वो जहाँ रहती हैं वहाँ का कुछ भी बदलने नहीं देती हैं। तभी अमन को कुछ याद आया। वो वर्कर कह रहा था कि हमने महल की एक दीवार का काम खत्म कर लिया था। वो ये देखने के लिए किले के अंदर जाने लगा तो विनोद बोला, सर आप कहाँ जा रहे हैं? विनोद मैं अभी आता हूँ, तुम सब मजदूरों का ख्याल रखो। ये कहकर वह किले के अंदर चला गया। वह जब महल की दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि वो मजदूर जो कह रहा था कि उन्होंने एक दीवार का काम पूरा कर दिया था, जबकि वहाँ पर तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई आया ही नहीं है। दीवारों और छतों पर लंबे लंबे जाले लटक रहे थे। वो ये सब देखकर महल का दरवाजा बंद करके बाहर आ गया। वहाँ विनोद उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सर आप ठीक तो हैं ना? आप अकेले ही चले गए महल में? अरे विनोद, जब तक मेरे ऊपर माता रानी और बालाजी महाराज का हाथ है मुझे कुछ नहीं होगा, और मेरी गुरु माता की सिखाई हुई विद्याएं भी तो मेरे साथ हैं। मैं तो बस ये देखने गया था कि काम कितना हुआ था ऊपर। फिर सर कुछ पता चला? हाँ विनोद, ऊपर की मंजिल वैसे की वैसी है। इस महल पर किसी शक्तिशाली डाकनी का पहरा है। वो इस महल में कुछ भी सही नहीं होने देगी। अभी मैं हरिहर काका के घर गया था,
वो मुझे बताने ही वाले थे इस महल की कहानी कि तभी तुम्हारा फोन आ गया कि किले में हादसा हो गया है। मैं तुमसे बात कर ही रहा था कि हरिहर काका धीरे धीरे बुदबुदा रहे थे। कर गई अपना काम। विनोद, गांव में सभी भंवरी किन्नर को ही इस किले को स्थापित करने का जिम्मेदार मानते हैं। उन लोगों की कोई अच्छी सोच नहीं है भंवरी के विषय में। लेकिन लेकिन क्या सर? विनोद, जब से ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ लगा है और मैं जब से ट्रेन से सफ़र कर रहा था और यहाँ आए दूसरा दिन है, मुझे भंवरी कदम कदम पर अपने होने का एहसास करा रही है। अगर वो दुष्ट आत्मा होती तो मुझे भी नुकसान पहुंचाती। कल रात में जल्दी सो गया था, मुझे तुम्हारी आवाज़ आ रही थी। तुम मजदूरों को बता रहे थे कुछ। तभी तभी भंवरी की आत्मा मेरे कमरे में आई थी। वो बहुत दुखी थी कि लोग उसके विषय में क्या कुछ गलत बोल रहे हैं। सर, उसने कुछ बताया अपने विषय में? नहीं विनोद, वो कहती है कि पहले तुम गांव वालों की सुन लो, फिर मैं अपनी कहानी बताऊंगी। सर, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि वो सारी बात सच बताएगी? विनोद, मेरे पास एक रास्ता और है। पहले मैं दोनों पक्षों की बात सुन लेता हूँ, फिर मैं गुरु माँ से विचार विमर्श करूँगा कि आखिर ऐसा क्या राज है वहाँ यहाँ। वे दोनों बात करते करते बाहर आ गए। अमन ने विनोद को कहा कि अभी हम महल को नहीं छेड़ेंगे, बस किले में अंदर की सफाई और बाहर तलहटी में सफाई और फूलों के पौधों की रुपाई करवा लो। ये काम 2-4 दिन में हो जाएगा। इतने में हरिहर काका और भंवरी की बात भी सुन लेता हूँ। और हाँ, आज इन चारों मजदूरों को छुट्टी दे दो। बाकियों से ये काम करवा लेना। दोपहर के 2 बज चुके हैं। वह एक बार फिर से हरिहर काका के यहाँ जा रहा है। जो बात तब अधूरी रह गई थी वो उसे सुनना चाहता है। ये कहकर अमन फिर से हरिहर के मकान की ओर चल दिया, मन में पक्का विश्वास करके कि आज तो मैं इस महल में क्या हुआ था ये जानकर ही दम लूंगा। वह हरिहर के मकान का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। उसने देखा हरिहर काका अभी अभी खाना खा कर उठे थे। उसे फिर से आया देखकर वो अमन की तरफ देखकर मुस्कुरा उठे और बोले, का बाबू सा के हो गया बटे। अमन भी हरिहर काका की तरफ देखकर पहले तो मुस्कुराया, फिर बोला, आओ काका, अंदर चलकर बात करते हैं। हरिहर धीरे धीरे अपना डोगा मतलब लाठी लेकर आगे आगे चलने लगा। अमन ने देखा हरिहर के मकान में कुछ भी नहीं था, बस टूटी फूटी ईंटों के सहारे एक घर अपनी अंतिम सांस ले रहा था। एक चारपाई, एक बैठने का मुड्ढा और 2-4 बर्तन, जिसमें अड़ोस पड़ोस के लोग गरीब बूढ़ा समझकर खाना परोस जाते थे। अमन मुड्ढे पर जाकर बैठ गया। हरिहर काका खांसते हुए जाकर चारपाई पर बैठ गए और फिर से बोले, साहब, थे मन ने ना बतायो, मन ने तो पता है वठे वाह कुछ ना करने देगी।
अमन को अब झुंझलाहट सी होने लगी थी कि अब हरिहर काका भंवरी का नाम लेंगे, जबकि भंवरी उसे बड़ी प्यारी और मासूम सी लगी। जब भी उसने उसे देखा, उसकी झील सी आंखों में जैसे बहुत से राज छिपे हुए थे। पता नहीं क्यों जब भंवरी रात को रोते हुए उसके कमरे में आई थी तो उससे उसका रोना देखा नहीं जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो ऐसे पाप का बोझ ढो रही है जो उसने किया ही नहीं है। शायद बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है उस पर, जिसका पता दुनिया में किसी को नहीं है, और वो यही बात अमन के माध्यम से दुनिया को बताना चाहती है। उससे पहले यहाँ जितने भी काम करने के लिए आए होंगे वो साधारण इंसान होंगे, लेकिन अमन तो आत्माओं से बात करना, उन्हें मुक्ति दिलाने में माहिर था। शायद इसीलिए भंवरी की आत्मा बार बार उसके साथ संपर्क साध रही थी, अपनी आप बीती दुनिया के सामने लाना चाहती थी। पहले के रजवाड़ों में राजाओं महाराजाओं की ही गौरव गाथा गाई जाती थी। महलों में कितने राज सिसकते थे ये बाहरी दुनिया को कहाँ पता होता था। अमन अपने ही ख्यालों में गुम था। तभी हरिहर के बोलने से उसकी तंद्रा भंग हुई। साहब, मैं उस जात किन्नर के खिलाफ कोनीपन भंवरी और गमछू ने बड़ो ए गंदा काम करियो था महल में। हाँ काका, अब बताओ क्या गलत काम करा था भंवरी ने। हरिहर अपने दादाओं से सुनी बात बताने लगा। साहब, यो महल किसी समय राणा शमशेर सिंह जी का होया करता। बड़े ही प्रतापी राजा थे म्यारे राणा जी। बस कमी थी तो एक ही कि राजा सा के कोई बालक नहीं था। म्यारी रानी सा वीरमती सारा दिन रोया करती कि बिना बालक यो वंश कैया चलसी। वह दिन रात राजा सा पर जोर डालती कि थे दूजो ब्याह करा लीजो ताकि खानदान नु वारिस मिल जावे, पर राजा सा माने ही कोनी थे। एक दिन चलतो फिरतो एक साधु महल मह पधारो। वास म्यारे राणा शमशेर सिंह ने अपनो हाथ दिखायो। उन्हें देखकर वो साधु बोलियो, राजा जी, आपके हाथ में बालक की लकीरें तो हैं, बस आप अपने पितरों को मना लो। उसके बाद राजा शमशेर सिंह जी ने 101 ब्राह्मणों को बुलाकर पितर शांति हवन कराया और दान दक्षिणा दी, जिसका यो परिणाम होयो कि 8वें महीने म्यारी रानी सा पेट से हो गई और 9वें महीने एक चांद सा बेटा गोदी में भगवान की कृपा से हो गया। खूब मंगलाचार हुए। डूबनिया जच्चा बच्चा के गीत गाती आती थी महल में और झोली भर भर कर ले जाती थी। म्यारे राणा जी ने खजाने के मुंह खोल दिए थे, पर साहब कहा करे कि बिना हिजड़ों के कोई शुभ काम पूरे कोनी होवे। ये लोग ब्याह में बच्चा होने पर साहब कहा करे कि बिना हिजड़ों के कोई काम शुभ काम पूरे कोनी होवे। ये लोग ब्याह में बच्चा होने में जब तक अपना आशीष ना देवें
वो कारज संपन्न कोनी माना जावे। यो भंवरी बाई की टोली को भी राजकुमार होने की खबर लग गई। वो भी अपने साज सम्मान लेकर ताली बजाते हुए महल में पहुंच गए। भंवरी की टोली की मुखिया थी अनारो। वो 7 जनों की टोली थी, 4 साजिंदे और 2 नाचने वाली नचनी। और हाँ, अनारों तो मुखिया थी ही टोली की। अनारों का काम तो सिर्फ नोट गिनना था। ना ना, नोट नहीं, असरफियाँ गिनना। तब उस जमाने में असरफियाँ ही होया करती थी। सारा सारा दिन पान का बीड़ा मुंह में रहयो करता। वाके एक बड़ा सा मस्सा गाल पर था। बड़ी खुर्राट किस्म की किन्नर थी वाह बाई साहब। उसी की टोली में भंवरी और चंपा 2 नाचने वाली नचनी थी, जो अपने भाव भंगिमा से किसी को भी अपने वश में कर ले। चंपा तो अभी अभी ही शामिल हुई थी टोले में, लेकिन भंवरी बाई पूरी पारंगत थी नाच में। ऐसा रंग जमाती थी कि देखने वाले अपनी जगह से हिलते भी नहीं थे। कितने ही मर्दों को अपने हुस्न के जादू से घायल करके लूट चुकी थी। नाक नक्श ऐसे थे जैसे स्वर्ग की अप्सरा उतरकर धरती पर आ गई हो। पर बाबू साहब, काम तो अप्सरा जैसे कोनी थे। बाजार वाली दुकान से लाया पड़ेगी ये बात हो। जब वो नाचती थी तो एक नज़र देखने वाला उसे एक औरत ही समझता था। क्या शरीर की बनावट, क्या रंग, जैसे दूध माह केसर घोल दी हो। जब नाचते हुए हंसती थी तो दांत मोतियों जैसे चमकते थे। गजब का हुस्न दिया था राम जी ने भंवरी को। ये कहकर हरिहर काका थोड़ा रुक गए और अमन भी सोचने लगा कि काका कह तो सही रहे हैं, क्योंकि जब ट्रेन में पहली बार उसने भी भंवरी को देखा था तो देखता ही रह गया था। वह उसकी आंखों में खो सा गया था। उसे भी वो एक औरत ही लगी थी। तभी हरिहर काका फिर से बोले, बाबू, बस बाबू साहब, यो ही गलती म्हारे राजा सा न कर दी। जब भंवरी का टोला नाचने आया था तो दोपहर का वक्त था। उनने नाचते गाते शाम होगी और उनने जानो भी बहुत दूर अपने गांव में था। तो राणा जी ने महल में रुकने वास्ते बोल दियो उन लोगां से। पता नहीं उस रात के बात हुई, बस भंवरी का टोला तो पैर जमा कर ही बैठ गयो महल में। बस फिर कुछ दिन में म्हारी रानी सा अचानक से मर गई। और एक दिन महल में ऐसो जल जला आयो कि सारा का सारा खानदान ही खत्म हो गयो। अचानक से महल में आग लग गई और सारे के सारे लोग जो महल में थे सब जल के राख हो गए। म्हारे बड़े बूढ़े कहा करते कि भंवरी किन्नर ने ही पैसों के लालच में सारा महल फूंक दिया, पन वह भी कोनी बच सकी उस आग से। उसे की आत्मा भूतनी बन के डोलती फिरे है महल में और किसी न भी अंदर कोनी जान देती। पर काका, ये जरूरी तो नहीं कि भंवरी ने ही ये सब किया हो।
हो सकता है ये सब किसी और ने किया हो और नाम भंवरी का लगा दिया हो। ना साहब, साहब, यो ही बात हुई थी महल में। म्हारे दादा परदाता के झूठ बोल सी वाका तो महल में आनो जानो था। एक और बात बताऊं साहब, हरिहर काका ने धीरे से अमन की ओर मुंह करते हुए कहा, म्हारे दादाओं ने तो यूं भी सुना था कि भंवरी अपने सोहने खूबसूरत होने का नाजायज फायदा भी उठा रही थी। वह राणा जी पे डोरे डालने से बाज को नहीं आ रही थी। उसी ने ही रानी सा को जहर देकर मारा था। ये आप क्या कह रहे हैं काका? भंवरी ऐसा कर ही नहीं सकती। वो तो बड़ी मासूम सी। हे फेंट गई के था ना। हाँ काका, एक बार नहीं 3-4 बार उसकी आत्मा मुझसे संपर्क साध चुकी है। ला गए थे कोई पहुंचा हो या संत साधु हो, क्योंकि वह इब्बे तक किसी न भी कोनी दिखाई दी है साहब। थे ना कैसे दिख गई। बस गमछू की आत्मा ही या गांव में भटकती रहवे। अपनी भंवरी बाई सासे ने ढूंढने वास्ते लोग बाग उसी ने देखकर घबरा जावे हैं। आप विद्वान हो, पहुँचे होवे जब ही था ना वा दिखे है। बस काका, छोटा मोटा सा ही जानता हूँ ये सब। हाँ, भटकती आत्माओं को उनके मुक्ति मार्ग की ओर भेज देता हूँ। पर उसकी आत्मा ने तो मेरे साथ संपर्क साधा था, तो वो तो अपने आप को निर्दोष बता रही थी। ना साहब, वह भोली भाली ना है। आपने देखा नहीं महल में के होया था। अमन को आज दोपहर की घटना याद आ गई कि कैसे चारों मजदूर ऊपर की मंजिल से नीचे गिर गए थे। अमन का सिर भन्नाने लगा। दिमाग तो कह रहा था कि इन बातों में दम है। शायद भंवरी ने पैसे के लिए ये सब किया हो, मगर दिल उफ, उसकी गजब सी भोली सूरत और झील सी गहरी आंखों को देखकर मान ही नहीं रहा था कि वो ऐसा भी कर सकती है। उसने मोबाइल में समय देखा तो शाम ढल चुकी थी। वह उठा और बोला, अच्छा काका, अब मैं चलता हूँ। घायल मजदूरों की क्या हालत है वह भी देखनी है। हाँ हाँ साहब, थे बच के रहो उस भंवरी की नरसू। वाह, महल में किसी ने नहीं आने देवे। अमन उठा और एक झटके से घर के बाहर आ गया। पता नहीं क्यों उससे हरिहर काका की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जिस प्रकार वो इन सब बातों के लिए भंवरी को दोषी मान रहे थे, उसका दम सा घुट रहा था। वह उस पतली सी गली से बाहर निकल आया। चांद की चांदनी चारों ओर झिटकी पड़ी थी। छोटा सा गांव था। यहाँ शाम ढलते ही रात का एहसास होने लगता था। अमन ने मोबाइल में देखा, अभी 6:30 ही बजे थे, लेकिन पौष मास होने के कारण अंधेरा जल्दी ही गहरा हो गया था। इक्का दुक्का लोग ही उस रास्ते से आ जा रहे थे। ठंड बहुत बढ़ गई थी। अमन ने अपनी जैकेट की चेन बंद कर ली और उसकी हुड को सिर पर कर लिया। उसने देखा चाय की दुकान पर लोग अलाव जला कर बैठे हैं। वह जब वहां से टपा तो चाय वाले ने आवाज देकर पूछ ही लिया,
क्यों साहब जी, हरिहर काका का मकान मिल गया था? तभी उसके साथ बैठे व्यक्ति ने, जो अलाव पर हाथ सेक रहा था, उसने कहा, अरे हाँ हाँ, मैं ही तो साहब को काका वाली गली बता कर आया था। क्योंकि साहब क्या कहा उन्होंने? क्यों साहब, क्या कहा उन्होंने? वैसे लोग उनकी बातों को कम ही सुनते हैं। अकेलेपन के कारण थोड़ा दिमागी संतुलन खो गया है। अरे रे रे, सब ठीक है। मैं तो बस ऐसे ही उनसे ये जानने गया था कि आखिर वो क्या जानते हैं महल और किले के बारे में। ये कहकर अमन हवेली की ओर जाने वाली पगडंडी की ओर बढ़ गया। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। दोपहर को भी मजदूरों के साथ हुए हादसे के कारण उसको कुछ सूझ नहीं रहा था, लेकिन अब वह शिद्दत से महसूस कर रहा था कि भूख वास्तव में बहुत जोर से लगी थी। इसलिए अमन के पांव हवेली की ओर जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे। वह थोड़ी ही दूर गया था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा है। वह सतर्क हो गया। उसके मन में ये भी था कि हो सकता है किले हूँ वो दुष्ट आत्माएं निकल आई हो और उसका पीछा कर रही हो, ताकि उसे खत्म करके इस रहस्य को यूं का यूं ही रहने दे और लोगों में भ्रम बना रहे कि ये सब भंवरी का ही करा धरा है। अमन ने बालाजी महाराज का नाम ध्याया और हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। तभी उसे एक मोड़ पर वही सारंगी वादक दिखाई दिया। अब अमन उसे जानता था। वह दौड़कर उसके पास गया तो देखा वो बेचारगी से उसकी ओर देख रहा था। तभी वह होले से बुदबुदाया, साहब, म्यारी भौरी बाई साथे ना मिली थी के? मैं तो ढूंढ ढूंढ थक गयो, पन म्याने तो ना मिली तलक। गमछू, मैं जानता हूँ ये तुम ही हो। हाँ भौरी, मुझे 2-3 बार मिल चुकी है, पर मुझे ये तो बताओ कि तुम और भौरी अगर महल में ही मरे हो तो तुम्हारी आत्माएं महल में कैद क्यों नहीं है? साहब, महल में मरा गया तभी तो आत्मा वठे रहसी ना। तुम्हारा क्या मतलब है? साहब, यो बात थे बाईसा से पूछ जो, अगर वो थाहने मिले हैं तो। तभी कोई चीज गिरने की तेज आवाज हुई। अमन ने पलटकर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जब वह आपस उधर पलटा जहां गमछू खड़ा था तो वो हैरान रह गया। वो दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अमन सोच में पड़ गया कि ये गमछू क्या कह गया कि वो महल में मरे ही नहीं थे, तो फिर महल में किसकी आत्मा ये सब कर रही है और लोगों में ये अफवाह उस समय क्यों उड़ाई गई कि भौरी ने ही ये सब किया था? ये सब सोचते सोचते अमन हवेली के दरवाजे पर आ गया। बड़ा सा दरवाजा खोलकर जब वो अंदर जाकर दरवाजा बंद करने लगा तो उसने देखा गमछू हाथ में सारंगी लिए एक और बड़ा ही दुख भरा गीत गाता जा रहा था। अमन को पता था कि वो भटक रहा है। जब तक उसे उसकी भंवरी बाई सा नहीं मिलेगी तब तक वो ऐसे ही गली कूचों में अपने होने का एहसास करवाता रहेगा। अमन ने हवेली के उस बड़े से दरवाजे में खुलने वाली छोटी सी खिड़की नुमा अंदर जाने के रास्ते को
अंदर जाने के दरवाजे को बंद किया और अपने कमरे की ओर चल पड़ा। कमरे के रास्ते में ही हवेली का रसोई घर था, जहाँ परमेश्वर खाना बना रहा था। हींग की सोंधी सोंधी खुशबू से उसकी भूख और भड़क गई। उसने अंदर झांका और पूछा, काका, खाना तैयार है क्या? हाँ हाँ साहब, बस ताजो ताजो बाजरे का रोटलो बनानो रह गयो है। थे इनने मुंह हाथ धोयो साहब, बस मैं इब्बे थाल परोसूं। अमन को ये कन्फर्म हो गया कि खाना तैयार है तो मन शांत हुआ। वह फटाफट मुंह हाथ धोने चला गया। कहते हैं, भूखे भजन न होए गोपाला। वहीं हाल अमन का था। उसे सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या करे ऐसा कि इस कहानी की सच्चाई सामने आ सके। जब वह मुंह हाथ धोकर आया तो परमेश्वरी ने उसके लिए भोजन की थाली लगा दी थी। आह, क्या स्वाद है आपके हाथों में काका। क्या क्या खाऊं? खीर, सांगरी, दाल बाटी चूरमा, बैगन का मारवाड़ी भरता और ये जलेबियां, बस मजा ही आ गया काका। सहसा अमन के मुख से ये सब निकला। उसने गांव का देसी स्वाद वाला खाना भर पेट खाया और एक लंबी डकार मारकर उठा और हाथ धोने चला गया। वह परमेश्वरी रसोइये का धन्यवाद करके अपने कमरे में आ गया। अब अमन का पेट भर गया था तो दिमाग ने दुगनी शक्ति से काम करना शुरू कर दिया। उसने देखा विनोद और सभी मजदूर खाना खा चुके थे। उसने विनोद से आज के काम का अपडेट लिया और उन मजदूरों के कमरे में गया जो आज घायल हुए थे। उनको सब दवाई वगैरह समझाकर वह अपने कमरे में आया और अपने पलंग पर लेट गया। वह लेटा लेटा सोच रहा था कि गांव वाले जो कह रहे हैं वो बात सच है या मैंने भंवरी बाई को देखकर जो ऑब्जर्व किया है वो सही है या सच मानो तो उसे भंवरी किसी भी तरह से एक किन्नर नहीं लगती। उसके बदन की सुकोमलता, उसके चेहरे का भोलापन, उसकी आंखों की कशिश सब ही तो उसके एक संपूर्ण औरत होने की गवाही देते हैं। अब बात में क्या सच्चाई है ये कौन बताए। तभी उसको ख्याल आया कि भंवरी कह रही थी कि जब भी आप ये लालटेन जलाओगे तो मैं आ जाऊंगी। देखूं वो सपना ही था या वास्तव में वो इस लालटेन को जलाकर उस खिड़की पर रखूंगा तो वो आ जाएगी। अमन तुरंत अपने पलंग से उठा और लालटेन को जलाकर खिड़की के पास रख दिया और उसके आने का इंतजार करने लगा। वो तकरीबन 10 मिनट इंतजार करता रहा, लेकिन जब वो ना आई तो पलटकर अपने बिस्तर की ओर जाने लगा और सोचने लगा कि शायद ये मेरा भ्रम ही था। उस रात वो शायद मेरे दिलो दिमाग पर छा गई है जब ही मुझे वो दिखाई देती है। लेकिन तभी उसे अपने पीछे छन छन पायलों की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो भंवरी थी। घुटनों से नीचे जयपुरी काम का लहंगा और चोली और चुनरी का एक कोना मुंह में दबाकर होले से मुस्कुरा रही थी। अमन ने जैसे ही उसे देखा तो ये आह सी निकली। उसके दिल से क्या गजब का रूप पाया था। भंवरी ने सुतवा नाक, अनार की कलियों से ओंठ,
कानों तक खींची हुई कंजन सी आंखें, ऐसे लग रहा था जैसे हिरनी कहीं जंगल में खो गई है और बेचैनी से घूम रही है। माथे पर उलझी हुई लटें खिड़की से आती हुई हवा से आंखों के साथ अटखेलियां कर रही थी। तभी छनकती हुई आवाज में वो बोली कि बात साथ है सोचिया में ना आऊंगी। अमन जैसे सोते से जाग और बोला, ना ना, मैं तो ये देख रहा था कि तुम वास्तव में लालटेन को जलाकर खिड़की पर रखने से आ जाओगी क्या। वो सा हम वचन के पक्के होया वो साहब हम वचन के पक्के होया करें, अगर बात कह दी तो कह दी बस। अब उस आत्मा से ऐसे बात कर रहा था जैसे आम इंसान एक दूसरे से करता है। अगर उस समय उसे कोई देख ले तो वो उसे पागल कहेगा कि पागल है, अपने आप में बड़बड़ा रहा है। अमन फिर से एकटक भौरी की ओर देख रहा था और मन ही मन बुदबुदा रहा था, यार तुम हो क्या चीज, अच्छे से अच्छे इंसान का ईमान डोल जाए तुम्हें देखकर, और लोग कहते हैं तुम किन्नर हो। का का कहा सा मैं सुनियो कोनी। फिर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अमन झेप सा गया भौरी की हंसी सुनकर। मैं पतियो है, थे के सोचियो हो कि मैं इतनी फुथरी सुंदर कैसे। हूँ हाँ, योई फुतरापन म्याने ले डूबियो। इतना कहकर उसकी झील सी आंखों से पानी की कलसे उड़लने लगे। अमन को जब उसकी आंखों में आंसू दिखाई दिए तो वो फिर से बेचैनी महसूस करने लगा और उसे पास बैठने को बोला। भौरी सहज सहज पांव रखते हुए उसके पलंग के एक कोने पर जाकर बैठ गई। अमन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आज मैं गांव गया था, वहाँ एक हरिहर काका हैं, उनके दादा परदादा लोग कभी महल में काम करते थे, काहर का काम करते थे, कहार का। वो बता रहे थे कि तुम्हारे ही कारण नवलगढ़ के किले में आग लगी और तुम्ही रानी सा और पूरे परिवार के खत्म होने का कारण हो, और ये सब तुम्हारी टोली के लोगों ने पैसे के लिए किया था। बिल्कुल साची बात साह यो तो पन यो काम मनने को नहीं करियो। यह बहुत लंबी कहानी है, मैं थारे सु कहूँ नहीं थी कि लोग मेहारे लिए बहुत गंदा बके हैं। अमन अभी भी बेचैन था। वो बोला, क्यों कहते हैं लोग तुम्हारे बारे में ये सब, जरा खुलकर बताओ। अपनी कहानी भौरी जब सुनूंगा तभी तो तुम्हारा मेरे से मिलने का प्रयोजन सफल होगा। हाँ हाँ, मन ने भी सुनानी है, अपनी आप भी थी, किसी से पन इब तक कोई मिलियो ही को नहीं था। यो तो थे न म्यारे राम जी ने म्यारे पे दया करके भेज दिया। अब लोंगा न बेरा पाटे जासी कि महल में सही में के हो यो थो।